2 मिनट में शुरू कर देंगे, लोग आने के लिए वेट कर रहे हैं बस। ओके, सो जनरली कितने ऑडियंस रहता है या हु ऑल जॉइन? एक तो जो फॉलो करता है वो बहुत सारे, कुछ 13,000 फॉलोअर्स है, और फिर ओके, बाद में उसकी व्यूअरशिप बढ़ती भी है आगे, करीबन एक कभी कभी जाता है 4,000 5,000 व्यूअरशिप जाता है। ओके, लाइव जाने के बाद भी वीडियो के बढ़ते रहते हैं। ओके। लोग आना शुरू हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्योर। नमस्कार, मी अमृता. मीसा ऑनलाईन गप्पांच्या भाग 5 मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. और आज का जो इंटरव्यू है वो हम हिंदी में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट हिंदी है इसलिए। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि लैंग्वेज इज जस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट. कोई भी भाषा हो, कम्युनिकेशन होना जरूरी है और हमें एक दूसरे को समझना जरूरी है, ये ज्यादा मैटर करता है. इसलिए आज का पूरा इंटरव्यू हिंदी में होगा. और जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप हमें हिंदी में भेज सके तो ज्यादा बेहतर होगा. नहीं तो आप मराठी में भी भेज सकते हैं, मैं उसे ट्रांसलेट करके यहाँ पर हमारे गेस्ट से पूछूंगी. जैसे कि मैं इंटरव्यू की शुरुआत हमेशा आपको एक नोट बताकर करती हूँ. जैसे कि ये म्यून साराजन का हमारा ये जो मैगजीन है मीसा का, ये फिलहाल लॉकडाउन की वजह से हम उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं. इसका लिंक हमने इस पोस्ट में दिया हुआ है, तो ऑनलाइन पढ़िए. बाइलिंगुअल है, मराठी और इंग्लिश दोनों आर्टिकल्स इसमें होते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जरूर पढ़िए. तो आज के गेस्ट हमसे जुड़ चुके हैं आदित्य तिवारी. आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीसा ऑनलाइन गप्पा में. और आदित्य का इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है. यंगस्टर्स ऐसे हो तो सच में बहुत कुछ पॉजिटिव सोसाइटी में हो सकता है. आदित्य 28 साल के थे जब वो सिंगल पेरेंट बने. वो भी उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वो वर्ल्ड यंगेस्ट सिंगल पेरेंट बने हैं जिन्होंने एक स्पेशल चिल्ड्रन, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को अडॉप्ट किया था जब वो 28 साल के थे. और अभी वो सोशल वर्क करते हैं. ऑर्फनेज बच्चों के लिए और अडॉप्शन के लिए लोग ज्यादा प्रोत्साहित हो, इसलिए वो लोगों से बातें करते हैं. और इस पूरे विषय पे उनका काम है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वैसे तो प्रोफेशनली, लेकिन अलग अलग इस तरह से कामों में वो जुटे हुए हैं. आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू अमृता। आदित्य, हम काफी एक्साइटेड हैं आज आपसे बात करने के लिए. जब हमने ये पोस्ट डाली थी तो हमारे दर्शकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था कि बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए. तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप 28 साल के थे जब आपने ये डिसीजन लिया कि आपको एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, वो भी आपने एक स्पेशल किड को अडॉप्ट किया. ये बहुत डिफिकल्ट ऐसा डिसीजन है वैसे देखा जाए तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको इस तरह से एक बच्चे को अडॉप्ट करना है, और आपकी आपके बच्चे से मुलाकात पहली बार कहाँ हुई? मेरे बेटे का नाम अवनीश है। ऑर्फनेज में था तो उसे बनी नाम से बुलाते थे। सो बनी से मैं पहली बार मिला था सितंबर 2014 में, 2014 में, ऑर्फनेज में। और वो मेरा लाइफ का पहला विजिट था, मैंने किसी ऑर्फनेज को विजिट किया। और मुझे कहा गया कि एक मतलब उन्होंने तो डाउन सिंड्रोम जो टर्म होता है वो भी यूज़ नहीं किया था, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप बोला था। ओके.
बिनी जब 6 महीने का था और कहा कि ऐसे बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, कुछ ही महीनों में मर जाते हैं, काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे उसको, इसलिए पेरेंट्स ने अबंडन किया है और कोई ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करता भी नहीं है। सो मुझे था कि ओके, अगर कोई नहीं करता तो मुझे दे दो। तो एक वो स्पॉन्टेनियस थॉट था जो बनी के मिलने के बाद मुझे आया था। और अब जो उस अवनीश के साथ मेरा जर्नी है, मतलब 2000 सितंबर 2014 से आज तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे इस काम के लिए चूज़ किया था कि हाँ, मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि मैं उसे अडॉप्ट करूं, और उसने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर मैंने पढ़ा कि अडॉप्शन क्या होता है। जनरली लोगों को पता नहीं होता अडॉप्शन के बारे में, और मेरा एज तो 27 था, अराउंड 27। तो मुझे भी नहीं पता था कि अडॉप्शन के लॉज क्या होते हैं, कि क्या लीगल प्रोसेस होती है। और फिर मुझे पता चला कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए इंडिया में। मिनिमम एज सिंगल पेरेंट के लिए 30 साल थी। मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था, तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ किसी बच्चे को। बट मैं एक पर्टिकुलर सिर्फ कंडीशन के लिए बिन्नी को मैं ऑर्फनेज में भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक कोई कनेक्शन है हम दोनों के बीच, और एक बॉन्ड बन गया था फ्रिक्वेंटली ऑर्फनेज में जाना मिलना। और लोग हंसते थे, क्यों कर रहे हो, पागल हो, दिमाग खराब है। और मुझे था कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए, अगर कोई मुझे नहीं ले रहा यही तो मुझे दे पूछना दो। था आपसे कि लोगों का रिएक्शन और स्पेशली आपके फैमिली का रिएक्शन कैसा था? आप उनको कैसे समझा पाए? क्या ये डिफिकल्ट था उनके लिए समझना, या फिर वो अपने आप समझ गए? क्या था? ये समझना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करना और एज अ सिंगल पेरेंट बच्चा अडॉप्ट करना, वो भी स्पेशल नीड। और स्पेशल नीड टर्म्स तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं जनरली घरों में, या जो बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मेंटली रिटार्डेड एंड फिजिकली हैंडीकैप ही बोला जाता है। राइट। राइट। तो उनके लिए समझना इम्पॉसिबल था, मेरे लिए समझाना इम्पॉसिबल था, बिकॉज हर किसी का क्वेश्चन था क्यों, क्यों करना चाहते हो। और मुझे था कि नहीं, मुझे वो ही बच्चा अडॉप्ट करना है, वो ही बच्चा क्यों अडॉप्ट करना है। सो इस क्वेश्चन का, या मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता था। राइट। बट मुझे था कि नहीं, इसलिए मैंने किसी को कन्विंस भी नहीं किया। फिक्र भी नहीं की कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे रिलेशंस खराब हुए फैमिली से, फ्रेंड्स से, क्योंकि ये एक 1.5 साल की जर्नी थी जिसमें मुझे अकेले को ही वो बियर करना था, और खुद ही को सारी चीज़ एक्सप्लोर करनी थी कि मैं किस डिपार्टमेंट से हेल्प मांगूं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है। फिर अवनीश तो लीगल फ्री भी नहीं था अडॉप्शन के लिए, उसे इलीगल तरीके से ऑर्फनेज में रखा गया था। सो ओके। ये वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में था। गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं था, गवर्नमेंट मीन्स रिकॉर्ड में नाम नहीं था कि बिन्नी नाम का कोई बच्चा अनाथ अबंडन किया है फैमिली ने, पेरेंट्स ने, और वो इस ऑर्फनेज में है। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी, हर्डल्स था, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई करना, फिर ये हाईलाइट करना कंसर्न डिपार्टमेंट को, उन्हें कन्विंस करना कि ये इश्यूज हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बच्चे रिकॉर्ड में नहीं होते हैं। सो उसके बाद मुझे अपना जॉब पे फोकस करना, बिकॉज मुझे अवनीश इंदौर में था और मैं पुणे में था। फिर अवनीश भोपाल मूव कर दिया था, मैं इंदौर में मिला था उससे, देन ही मूव टू ओके। भोपाल। सो पुणे, इंदौर, भोपाल, हर वीक बाय रोड ट्रेवल करना 1800 किलोमीटर्स। एंड ओनली पर्सन, मैं अकेला ही था जो फैमिली में कमाता था, जो जॉब करता था, बैंक की EMI पे करना। और ट्रैवलिंग में एक बार का ट्रिप मुझे 7,000 रुपीज कॉस्ट होता था। तो मंथ में अराउंड 4 to 5 ट्रिप्स, कि मिनिस्टर से मिलना, उनके घरों के बाहर, ऑफिस के बाहर घंटों खड़े रहना, एप्लीकेशंस लिखना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, WCT डिपार्टमेंट, कारा, सारा, सबको कि मेरी हेल्प करो, मुझे बच्चा को लेना है, अडॉप्ट करना है। और हर कहीं से मुझे बस रिप्लाई आता था कि तुम एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज 30 साल एज है और तुम्हारा ये जितना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले तो ये जो लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ, इसको चैलेंज करूं कि ये किस बेसिस पे आपने 30 साल एज डिसाइड की है। कुछ तो लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि सिंगल पेरेंट को 30 साल, या एक पेरेंट जो बच्चे अडॉप्ट कर रहा है उसके और बच्चे की एज में 30 साल का डिफरेंस ही क्यों जरूरी है।
जब आपके बाकी लॉ बोलते हैं कि आप 18 एंड 21 की एज में एडल्ट हो जाते हो, शादी कर सकते हो, फिर आप अपना बायोलॉजिकल बच्चा प्लान कर सकते हो, तो उसमें जब एज लिमिट नहीं है तो 30 किस पे क्या, तो इस चीज को चैलेंज किया। और फिर फाइनली 1.5 साल बाद इंडिया का अडॉप्शन लॉ चेंज हुआ, मिनिमम एज सिंगल पेरेंट की 30 से 25 आपका थी। इनिशिएटिव था कि ये लॉ का जो ये है एज का जो लिमिट दिया है वो चेंज हो, इसलिए अडॉप्शन जेजे एक्ट में आता है। ओके, सो मतलब मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि फैब 2014 से वो ड्राफ्ट स्टेटमेंट था, एक लॉ गवर्नमेंट चाहती थी उसको चेंज करना, इम्प्लीमेंट करना, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज कोई लॉ की प्रायोरिटी देखी जाती है, फिर डिपेंड्स ऑन कि आपके पास बहुमत है कि नहीं इसको लोकसभा राज्यसभा में पास करने के लिए, फिर आपने जेजे एक्ट में क्या पॉइंट्स रखे हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं जब जाके एक लॉ बनता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है, राइट। सो वो स्टक था और कोई उसकी परवाह भी नहीं कर रहा था बिकॉज कितने लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चा, या क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता गवर्नमेंट को। सो वो काफ़ी टाइम से तो ड्राफ्ट स्टेट में था, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी और मुझे कहा था कि अंटिल गवर्नमेंट इंडिया लॉ गवर्नमेंट चेंज नहीं करती लॉ जब तक तुम एलिजिबल नहीं होंगे। सो वी फोर्स कि उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए, और कंसिडरिंग आवर केस इट वाज स्टेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट कि कंसिडरिंग आवर केस वो 1 अगस्त 2015 को अक्रॉस इंडिया एडॉप्शन का लॉ चेंज हुआ था। ओके ओके। So yes, considering our case, it got pushed और सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। नाउ जो नया लॉ है उसमें आपको ऑर्फनेज जाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, ईजी है। स्पेशल नीड बच्चों के लिए तो क्यों भी नहीं है, आप लॉगिन, आप रजिस्टर करो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, होम स्टडी करा, और जो स्पेशल नीड बच्चे आपको लेना है वो आप चूज करके ले सकते हो। तो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स यू विल गेट द आपको 1-2 महीने में बच्चे का कस्टडी मिल जाएगा। पहले काफ़ी वेट करना पड़ता था क्योंकि सिस्टम में बच्चे ही नहीं होते थे, डेटा ही नहीं होता था, या एक कॉमन डेटा नहीं था, बट अब ऐसे इश्यूज नहीं है। 2015 के बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं। मुझे आपसे ये भी सवाल पूछना था जो काफी कॉमन है, जो कोई अडॉप्शन के लिए जाना चाहता हो तो जनरली फैमिली या फिर फ्रेंड्स यही कहते हैं कि अडॉप्ट क्यों करना है, आप किसी की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दो या फिर उसका खर्चा स्पॉन्सर कर दो। ये एक बहुत कॉमन थॉट आता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी एडवाइस ये दिया गया था कि क्यों अडॉप्ट करना है, शादी भी नहीं हुई है भाई तुम्हारी, तुम क्यों इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, वो भी एक स्पेशल चाइल्ड की जिसको बड़ा करना एक डिफिकल्ट चैलेंज हो सकता है? आपने इसको किस तरह से देखा? ट्रू, ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे माइंडसेट के कारण है कि खुद का बच्चा, बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए। आप देखिए, एक साइकिल बनाया गया, एक रूटीन बना दिया है कि पहले तो ये है कि जो बच्चे अनाथ हैं वो भी तो किसी के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं, बट वो अनाथ इसलिए हैं बिकॉज वो जो पेरेंट थे उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं थे वो बच्चे। जैसे किसी को जेंडर का प्रॉब्लम है कि मैं बॉय होना चाहिए, गर्ल नहीं, गर्ल हुआ तो अबंडन कर दिया। फिर कई लोग हैं स्पेशल नीड बच्चा होता है तो अबंडन कर देते हैं। ओके, सो बहुत ही कम ऐसे पेरेंट आपको, ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। मतलब ऑर्फन का मतलब ये नहीं कि उनकी फैमिली या पेरेंट्स की डेथ हो गई, मुझे ऐसा लगता था पहले, लेकिन जब मेरा जो जर्नी था उसने मुझे सिखाया है ऑर्फन का मतलब जो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। डेथ हो गई वो एक अलग मीन्स वो एक अलग कंसर्न है कि डेथ हो गई, पेरेंट्स में, फैमिली में कोई देखने वाला नहीं है तो अबंडन हो गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं, लाइक सिंगल पेरेंट फीमेल, मतलब बायोलॉजिकल बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं होता है सोसाइटी में, फैमिली में, तो एक वन ऑफ द रीजन ये है। स्पेशल नीड है, फिर चॉइसेस हैं। तो जो कपल होता है when जब वो एक प्लानिंग करता है बच्चे की, तो वो बच्चे का प्लानिंग नहीं करता, वो अपने एक्सपेक्टेशंस की प्लानिंग करता है कि वो कैसा होना चाहिए, क्या जेंडर होना चाहिए, उसका क्या नाम होगा, फिर उसके बाद क्या स्कूलिंग होना चाहिए, क्या करियर सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद किस रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करेगा, कहाँ उसकी शादी होनी चाहिए और उसके बच्चे। तो ये पूरी हमने एक साइकिल बना के रखी है और हर कोई यही साइकिल फॉलो करना चाहता है। इस साइकिल में ब्रेक है एक एडॉप्शन,
कि ठीक है हम बायोलॉजिकल बच्चा ही क्यों करें, हम एक अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। आप देखो, हम किसी की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप बायोलॉजिकल बच्चा प्लान ना करो, बट आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। अडॉप्शन भी एक ऑप्शन है आपके लिए, वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये हमारे सब दिमाग में है, अपना खून, हमारा डीएनए। सो मुझे लगता है कि गलत है, बिकॉज जो बच्चे अनाथ है वो भी तो किसी का खून था, बट उन्हें भी तो एक्सेप्ट नहीं किया। और इनफैक्ट कोई भी, मतलब पेरेंट्स आजकल अगर बच्चे उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितने बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो करियर में काफी वो करियर पेरेंट्स डिसाइड करे, बच्चे कुछ और करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहता है, या फिर ऑनर किलिंग होता है बिकॉज ऑफ लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। सो हम अपने एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये हमारा माइंडसेट है, और यही एक कारण है कि इतना प्रेफर नहीं किया जाता है अडॉप्शन, राइट। सो मेरा कहना ये है कि अडॉप्शन तो सबसे अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज जब आप बायोलॉजिकल बच्चा प्लान करते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कौन सा जेंडर सिलेक्ट करना है आपको। आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि बच्चे का एज क्या होना चाहिए, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ये है अडॉप्शन का कि आपको उसके लिए शादी करने का जरूरत भी नहीं है, राइट। सो अडॉप्शन इज बेटर बिकॉज अडॉप्शन में आप एक 0 to 2, 2 to 4, 6 एंड अबव बच्चे को अंटिल 18 तक आप अडॉप्ट कर सकते हो। आप जेंडर डिसाइड कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि स्पेशल नीड चाहिए या टिपिकल चाइल्ड चाहिए, आपको कौन से स्टेट से चाहिए आपको बच्चा। ये ऑप्शंस आपके पास अडॉप्शन में अवेलेबल है, बायोलॉजिकल बच्चा प्लान करते हो उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड देखो, हमारा जो प्रॉब्लम है वो माइंडसेट का है कि लोग, अगर कोई मेल अडॉप्ट करता तो उसको बोलते तुम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते हो या तुम उस बच्चे को पाल नहीं सकते हो, क्योंकि हमने एक साइकिल बनाया हुआ, हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि जो फीमेल है वो ही घर का काम करेगी, वो ही बच्चे संभालेगी, जो मेल है वो ब्रेड एंड बटर के लिए बाहर जाएगा, जो कि गलत है। एक मेल भी बच्चा संभाल सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। मेल एंड मैंने फीमेल। आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें आपने कहा था कि पेरेंटिंग इज नॉट जेंडर बायस्ड। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज भी फैमिलीज में ऐसे ही होता है कि बच्चे संभालने का काम जो है वो मॉम, माँ की तरफ जाता है, बाहर जाके काम करके पैसे कमाने का पिता की तरफ जाता है। तो बच्चों की तरफ ध्यान देना ये हमेशा, ये बरसों से चला आ रहा है। ये अगेन जैसे आप कह रहे हो कि मेंटालिटी का पार्ट करेक्ट, तो ये चेंज होना चाहिए। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। मुझे है। कहा जाता है मेल जब पेरेंट बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको काफी डिमोटिवेट किया जाता है, या क्वेश्चंस किए जाते हैं आप बच्चे कैसे पालोगे, मेल मेल ही बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकता। ये एक क्लॉज है लॉ में, फीमेल, मेल एंड फीमेल बहुत बच्चे अडॉप्ट कर सकता है। सो ये उनको काफी क्वेश्चंस, मुझे भी कहा गया तुम बच्चा कैसे पालोगे, एक औरत ही बच्चा पाल सकती है, तुम उसे माँ का प्यार कैसे दोगे। सो ये क्वेश्चंस होते हैं। और मेरा कहना यह है कि देखो, पेरेंटिंग जो होती है वो किसी जेंडर बेस्ड नहीं है। एक बच्चा जो है, मतलब एक औरत बच्चे को सिर्फ जन्म देती है, बट वो जो बच्चा है वो एक पेरेंटिंग को जन्म देता है। और एक मेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है वो भी एक अच्छा पेरेंट बन सकता है। पेरेंट मतलब वो जो माता और पिता की जिम्मेदारी निभाने को तैयार है उसे पेरेंट कहा जाता है। तो वो जेंडर बेस्ड नहीं होता है। आदित्य, अवनीश आपकी लाइफ में आने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी, और अवनीश ने आपकी लाइफ कैसे बदल दी? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि अवनीश ने मुझे मुझे चूज किया है, मैंने अवनीश को नहीं। तो ये बाद वाला कैसा लाइफ है आपका, अवनीश आपकी लाइफ में आने के बाद? देखो, हाँ मैं ये कंसीडर करता हूँ, अवनीश की कस्टडी मुझे मिली, वो भी दिन भगवान ने डिसाइड किया था। न्यू ईयर का दिन था वो, 1 जनवरी 2016। ओके। सो उसे उसकी आज़ादी मिली थी एक ऑर्फनेज की लाइफ से। और मुझे आज़ादी मिली थी कि लोग क्या कहेंगे, जो एक टैग होता है हमारे ऊपर। मतलब हर एक मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास डरता है इस चीज़ से, लोग क्या कहेंगे। और उस डर के कारण हम अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर हम एकदम बंद के रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा किया तो वो जो एक लाइफ था प्रिजन वाला, उससे मुझे आज़ादी मिली थी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मेरे फैमिली को था कि तुम अडॉप्ट कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे।
क्यों कर रहे हो, तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या ज़रूरत आ गई है, या तो तुम्हारा खुद का ही वो बायोलॉजिकल बच्चा है क्या। इस तरीके का डर रहता है, जबकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। मतलब कोई क्या कह रहा है इससे हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और उससे कुछ अच्छा होने वाला है तो मुझे करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने अडॉप्ट किया अवनीश को, और आज भी मुझे काफ़ी लोग थ्रू सोशल मीडिया और एक मैसेज देते हैं कि हम लोग अडॉप्शन करना चाहते थे बट हमने नहीं किया। मैं उन्हें बोलता हूँ ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया या फिर लोग क्या कहेंगे। ये एक्सक्यूजेज हैं, क्योंकि जब आप बायोलॉजिकल बच्चा प्लान करते हो तो आप अपनी फैमिली की परमिशन लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स का परमिशन लेते हो या उन्हें बोलते हो, या आप मतलब सोशल मीडिया पे डालते हो, कुछ नहीं करते हो। ये आपकी विल है कि आपको एक बायोलॉजिकल बच्चा चाहिए। या आप अपनी लाइफ में काफ़ी डिसीजन हम लेते हैं ऐसे जो हमारे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं या सोसाइटी या फ्रेंड नहीं सपोर्ट करता है, तो वो सब आप लेने को तैयार हो, उस टाइम आप कोई एक्सक्यूज नहीं देते। तो अडॉप्शन के टाइम पे क्यों एक्सक्यूज देते हो। एक एक और प्रॉब्लम ये है, अगेन इट्स अ माइंडसेट, कि जब एक सिंगल लेडी जब वो एक बायोलॉजिकल बच्चे को बर्थ देना चाहती है तो उसे फैमिली और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जब एक सिंगल लेडी बच्चे को अडॉप्ट करती है एज अ सिंगल पेरेंट, हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। अगर आप उस लेडी को जब वो बायोलॉजिकल एज अ सिंगल बायोलॉजिकल बच्चे को बर्थ देना चाहती है, आप तभी उसे एक्सेप्ट कर लोगे, सपोर्ट करोगे, तो शायद वो बच्चा अबंडेंट नहीं होगा। सही बात है, सही बात। राइट, या फिर अबॉर्शन नहीं होगा। ये फ्लॉज है हमारे सिस्टम, नहीं बोल सकते बट ये हमारे दिमाग में, बिकॉज ये सिस्टम जो है वो हमने बनाया। जब मैंने ट्राई किया था बच्चे अडॉप्ट करने के लिए, मतलब अवनीश को, तो मुझे कहा था हर किसी ने, सेंट्रल मिनिस्टर हो, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, स्टेट सेंट्रल, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना इंडिया का कानून चेंज होगा, एक कॉमन मैन हो, अपनी लिमिट में रहो, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, भारत रत्न नहीं हो। जब लेकिन प्रूव किया, सिस्टम चेंज हुआ, एक्सेप्ट किया सबने उसको। तो इसलिए मेरा लाइफ चेंज हुआ 1 जनवरी 2016 की बाद से। एंड आई स्टार्टेड वर्क एज अ सोशल एक्टिविस्ट। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे जो एक अपॉर्चुनिटी दिया है ऑर्फन बच्चों के लिए काम करने का, एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए और स्पेशल नीड बच्चों के लिए, तो मुझे ये करना चाहिए। और मैं ये वॉलंटियर काम करता हूँ। काफ़ी लोग हैं जिनको अडॉप्शन की क्वेरीज होती है, वो मुझे कॉल करते हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, बिकॉज कारा के बारे में हर कोई नहीं जानता है। राइट, और फिर बेसिक चीज आपको आपके एक्सपीरियंस से मिल सकती है, थ्योरी नॉलेज थ्योरी से नहीं मिल सकती, या फिर गाइडलाइन से नहीं। जैसे कई लोग हैं जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि हमें बच्चा इमिडिएटली मिल जाए, कि आज हमने रजिस्ट्रेशन किया और कल बच्चे का कस्टडी मिले। मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो, पहले तो आप प्रोसेस फॉलो करो, रजिस्टर करो, होम स्टडी रिपोर्ट होगी आपकी, सिलेक्ट करो आपको किस एज ग्रुप का बच्चा कहाँ से चाहिए, और थोड़ा वेट करो। बिकॉज जब आप बायोलॉजिकल बच्चा भी प्लान करते हो तो 9 मंथ्स एटलीस्ट लगता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको अडॉप्ट करना है तो आपको बच्चा 1 हफ्ते में, 1 महीने में मिल जाए या 6 महीने में मिल जाए। या इससे जब पहले ये वक्त बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऐसे भी लोग कहते हैं कि सालों निकल जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में, इसीलिए भी लोग इसमें नहीं ये प्रेफर करते हैं। देखिए, ऐसा गलत है, बिकॉज सी, जो लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हर किसी को चाहिए गुड लुकिंग बच्चा, हेल्दी बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा, बिकॉज लोगों का माइंडसेट है कि जितना बच्चा छोटा होगा उतना फैमिली में ज़्यादा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफ़ी होता है। काफ़ी शेल्टर होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं जिनको परमिशन नहीं है बच्चे, या जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया बट वहाँ पे बच्चे होते हैं, और वो सिस्टम में जो गवर्नमेंट का डेटा उसमें नहीं होता, वो रिकॉर्ड मिसिंग होता है। आइडियली जो लीगल फ्री बच्चे हैं इंडिया में उनका काउंट शायद 2200 है, अप्रोक्स 2200। और जो पेरेंट्स जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो शायद 10-15,000 है। ये काफ़ी बड़ा गैप है। एंड जो 2200 अगर फिगर है, अप्रोक्सीमेट फिगर, उसमें से हार्डली 50 या 100 बच्चे होंगे 0 to 2 एज के। और उनको 10,000 पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो वेटिंग पीरियड है ये बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा अडॉप्ट करना चाहेंगे तो आपको विद इन अ मंथ्स वो बच्चा मिल जाएगा। अगर आपको स्पेशल नीड चाहिए, विद इन अ वीक्स वो बच्चे का कस्टडी आपको मिल जाएगा। तो आपको अपनी चॉइस, आपके एक्सपेक्टेशंस कम करने होंगे।
कई पेरेंट्स हैं जिनके पास रेफरल आता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार एल्डर किड्स हैं, उसमें एल्डर किड है क्योंकि उसकी काउंसलिंग नहीं होती है, उसको एक फैमिली होम नहीं पता होता, उसे लगता है कि ऑर्फनेज में काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, बस मुझे उन्हीं के साथ खेलना है, तो उनकी काउंसलिंग नहीं होती, तो वो रिफ्यूज कर देते हैं फैमिली में जाना। एंड दोनों फोर्सफुली आप तरफ किसी सोचना बच्चे चाहिए, जिनको अडॉप्ट करना है और जिस बच्चे को, अगर वो बड़ा हो तो उसका भी कंसर्न लगता है इसमें। कंसर्न लगता है, 5 एंड अबव का जो बच्चा होता है एज का, उसका कंसर्न लगता है। अब वो बच्चे का अगर काउंसलिंग नहीं हुआ है प्रॉपरली कि एक घर, एक परिवार तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है, ये तो टेम्परेरी लाइफ है ऑर्फनेज की, यहाँ पे जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो टेम्परेरी हैं, यहाँ पे हो सकता है इनिशियली तुम्हें फॉर अ वीक और अ मंथ अच्छा नहीं लगे, राइट, बट तुम्हें समझ, तो इस तरह की काउंसलिंग नहीं की जाती है, तो वो बच्चे ऑर्फनेज में रह जाते हैं। और फैमिलीज हैं, उनको वो वेटिंग पीरियड, उनका वेटिंग पीरियड बढ़ता रहता है। तो ये कहना गलत है, सालों लगते हैं, बट वो इसलिए लगते हैं एक्सपेक्टेशंस के कारण। कई पेरेंट हैं वो, अब ऑर्फनेज में जैसा आपका फैमिली का एनवायरनमेंट है, जैसा सपोर्ट है, वो तो नहीं मिलेगा, तो बच्चा अंडर वेट भी होगा। और देखो, अगर आप भी अगर खाना पीना बंद कर दोगे या आपको भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगा, तो आप भी एक अच्छा नहीं दिखोगे आप, राइट। आपको अलग ही लगेगा, अरे माल न्यूट्रिशियस बच्चा है, कुछ बीमारियां होंगी, लेकिन उसको आप जब 1 महीने फैमिली में प्रॉपर सपोर्ट में रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आएंगे। अवनीश जब घर पे आया था 2 साल का था ऑलमोस्ट, और उसको कॉन्स्टिपेशन था, थायराइड था, हार्ट में 2 होल थे, उसमें कहा था इमीडिएटली उसको हार्ट का सर्जरी लगेगा। डंड्रफ का लेयर जमा हुआ था हेड में, कभी उसका 2 साल तक, 22 मंथ्स तक कभी हेड वॉश नहीं हुआ था। हम जब घर आए, जब हमने पहली बार किया, कुछ वैक्सीनेशन थे वो पूरे नहीं थे, कभी उसका कोई थेरेपी नहीं हुआ, स्पेशल नीड चाइल्ड था, तो मतलब 2 साल तक कोई इंटरवेंशन नहीं किया गया था। और अभी हमें पता चला उसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी है, जिसका सर्जरी कराना होगा, इट मे कॉज अ टेक्टिकल कैंसर। ये अच्छा। इश्यूज अवनीश को थे, ये एडिनोइड्स का उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो लगा था कि मेंटली रिटार्डेड एंड फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है। जब वो आया घर, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर है जो, सो इतने हेल्थ इश्यूज उसको थे। और मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने अडॉप्शन लीव लिया मेरी कंपनी से, और कि मैं अवनीश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और उसको समझूं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उससे भी मुझे समझना होगा कि मैं उसके लिए कौन हूँ। तो जब उसका प्रॉपर देख रेख हुआ, खाना मिला, डाइट और डेली रूटीन पे फोकस किया, कोई मेडिकल इंटरवेंशन मैंने उसे नहीं दिया था इमिडिएटली, क्योंकि मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता हूँ मेरे बच्चे पे। जो चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है, मुझे पता है, मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये क्योर नहीं होगा, तो मुझे उसे क्योर करना भी नहीं है। कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, कोई एक्सपेरिमेंट किट नहीं है। सो मैंने कोई मेडिकल, उसके जो नीज थे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे कहा था ये जिंदगी में अपने पाँव पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, IQ हमेशा लेस देन 50% होगा। विद इन 6 मंथ्स वो विदाउट एनी सपोर्ट वॉक करने लगा। उसको जब हम चेन्नई लेके गए, जब उसका चक्कर आया हार्ट का, तो उसका हार्ट का होल ऑटोमेटिकली फिल हो गया। कॉन्स्टिपेशन, थायराइड अंडर कंट्रोल हुआ, डेंड्रफ के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हुआ, आईज में स्क्वेंट था, वो भी अभी एज ऑफ नाउ ठीक है, उसको स्पेक्स का जरूरत नहीं है। ओके, कोई सारे वैक्सीनेशन जो पेंडिंग थे, जो कराने थे, वो सब कराए, और 7 मंथ से उसने नॉर्मल स्कूल स्टार्ट किया, प्ले स्कूल जाना चालू कर दिया। तो अभी वो इसके स्पेशल बाद बच्चों के स्कूल में जाते हैं या फिर नहीं, नॉर्मल? टिपिकल बच्चों के साथ जाता है। ओके। ओके। मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि टोटल पॉपुलेशन के 4% बच्चे हैं जो अनाथ है, ऑर्फनेज में है, और ये सिर्फ रजिस्टर्ड आंकड़ा है। जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है उनके तो आंकड़े बहुत अलग है। करीबन 30 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में आज पूरे देश में है। ये सरकार के पास वाला आंकड़ा है। जो रियल में 3 करोड़। सो 2011 में SOS चिल्ड्रन विलेज करके एक एजेंसी है, और जो आपका यूनिसेफ है, उन्होंने एक सर्वे किया था। उन्होंने SOS को कहा था कि वो सर्वे करे। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहीं से मैंने ली है, और काफ़ी बार ये हाईलाइट भी किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। सो उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें कहा था कि 2011 में
इंडिया का टोटल जो पॉपुलेशन था उसका 4% पॉपुलेशन ऑर्फन था। तो उस टाइम के हिसाब से 4% मीन्स 30 मिलियन हुआ था। 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ होता है। 3 करोड़। सो 2011 में हुआ था, क्योंकि सेंसस 10 साल में एक बार होता है, तो आई थिंक अब 2021 में होगा, नेक्स्ट ईयर होगा ये। सो अगर आज इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है और अगर आप वही 4% कंसिडर करते हो तो 5.6 करोड़ होता है ऑर्फन बच्चों का जो नंबर है। उसको राउंड ऑफ भी कर दो 5 करोड़ 4 करोड़, अगर आप उसमें थोड़ा और कम कर दो तो इन शॉर्ट काफी ज्यादा है, राइट। इनफैक्ट आप अगर उसको 30 मिलियन को आप अगर 3 मिलियन आप 1 मिलियन भी करते हो तो 1 मिलियन मतलब भी 10 लाख होता है। बट हमारा जो गवर्नमेंट का डेटा उसमें तो अप्रोक्स 2200 बच्चे ही हैं। तो काफी बड़ा गैप है वो इसलिए है। मैंने भी ये इश्यूज कई बार आइडेंटिफाई किए हैं। कई देखिए, एक होता है ऑर्फनेज शेल्टर होम, एक होता है स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी सा वो है जिसको परमिशन होता है बच्चा अडॉप्शन पे देने के लिए। काफी ऑर्फनेजेस मतलब जो लोग हैं वो एनजीओ ओपन कर लेते हैं, वहाँ बच्चे रखना स्टार्ट करते हैं। बट ये डेटा वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या स्टेट की जो सारा है या फिर WCT डिपार्टमेंट है महिला बाल विकास का, उनको नहीं शेयर करते हैं। और तो ये बच्चे ऑर्फन भी, और प्रॉब्लम ये है कि लोग जो डोनेशन देते हैं उन्हें लोगों को लगता है कि हाँ ये ऑर्फनेज होगा, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, और वो जाके डोनेट कर देते हैं। तो ये एक बिजनेस बन गया है। देखिए, बच्चा अगर ऑर्फन है तो वो लीगल फ्री होना चाहिए अडॉप्शन की, और गवर्नमेंट के डेटा में उसका नाम होना चाहिए, तभी उसे आप ट्रैक कर पाओगे। नहीं तो क्या, मैंने एक इशू ये भी 2018 में आइडेंटिफाई किया था। एक ऑर्फनेज है और वहाँ पे बच्चे रहते थे HIV के 7 लड़कियां थी, 7 या 8 लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की की डेथ हो गई थी। अब वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ही नहीं था, तो उन्हें पता ही नहीं था। जब मैंने कारा को पूरा फोटो भेजा कि ये बच्चे का डेथ हुआ है, WCT को इन्फॉर्मेशन भेजी, फिर उन्होंने उस ऑर्फनेज को कहा कि आपके पास ये बच्चे कब से हैं। तो उनके पास वो बच्चे बाय बर्थ थे, मतलब नॉट बाय, जब वो 1-2 साल के 6 महीने के थे, जब पेरेंट्स ने अबंडन किया, तब से लेके वो 12, कुछ लड़कियां थी 12, 15, 17 साल की। तो 12-15 साल तक बच्चे एक ऑर्फनेज में हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। राइट, क्योंकि गवर्नमेंट उसे टिल 18 तक कंसिडर करते हैं हमारे यहाँ ऑर्फन। 18 के बाद वो एडल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ऑर्फन की लिस्ट से बाहर आ जाते हैं। फिर एक और शोलापुर के पास, पंढरपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे एक ऑर्फनेज है, वहाँ 120 बच्चे थे, वो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं थे। मैंने कारा को बोला कि देखिए ये बच्चे हैं इस एजेंसी में और जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है। सो इस तरीके के काफी ऑर्फनेजेस हैं, शेल्टर होम्स हैं, जहाँ पे बच्चे हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है। आदित्य, इसको लेकर मुझे आपसे पूछना है कि लॉ काफी सख्त भी है अडॉप्शन को लेके। इसकी और एक वजह है कि बच्चों का ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये इस तरह से नहीं हो ये सारी चीजें, या फिर पेरेंट्स सही जगह से बच्चा अडॉप्ट करे, इसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि आप इस फील्ड में हो? देखिए, प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है। एडॉप्शन का लॉ बहुत इजी है, ट्रांसपेरेंट है। आपको कोई एजेंसी विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कारा की वेबसाइट पे जाएं, एडॉप्शन के लिए रजिस्टर करें। 5 डॉक्यूमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, सोर्स ऑफ इनकम, वो आपको सबमिट करना है। HSR रिपोर्ट होगी, और उसके बाद आप 3 स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। आपका क्यू होगा तीनों स्टेट में, आप वो ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जब आपको रेफरल आएगा, आपको एक मैसेज आएगा, एक ईमेल आएगा, 48 आवर्स का टाइम होगा। उस बच्चे की प्रोफाइल आप रिव्यू करो, आपको ठीक लगता है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, नहीं लगता है तो आप मत करो। आपकी क्यू से बाहर होके किसी और की क्यू में चला जाएगा। सो अडॉप्शन प्रोसेस इजी है। जिन लोगों को अडॉप्शन के बारे में नहीं पता है वो अनफॉर्चुनेटली गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं कि अडॉप्शन प्रोसेस टफ है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। नहीं, 40,000 रुपीज आपको जब बच्चे का कस्टडी मिलता है तब पे करना होता है। उसमें आपका कोर्ट का फीस इंक्लूड होता है। होम स्टडी का 6,000 रुपये कॉस्ट होता है, टोटल 46,000 रुपीज। ट्रैवलिंग का कॉस्ट अलग होता है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ट्रैवलिंग मतलब आप जो स्टेट सिलेक्ट करोगे जो आपको प्रेफरेबल है का मतलब ट्रैवल करना। लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 इसके बारे में ही नहीं पता है। जैसे कई बार होता है, आपने पढ़ा होगा कि बच्चे लोग फेंक के चले जाते हैं, मंदिरों में छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, कहीं भी।
तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसको कॉल करें आप, वहाँ पे बच्चे को सरेंडर मतलब इन्फॉर्मेशन दे, वो लोग बच्चे को लेके जाएंगे। तो बच्चा सरेंडर करने का प्रोसेस ही नहीं पता है। काफ़ी पेरेंट्स हैं स्पेशल नीड वाले, वो मुझे कभी कॉल करते कि स्पेशल नीड बच्चा हो गया, हम इसे रखना नहीं चाहता है, क्या करें। पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको नहीं पता कि 1098 है, CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, या अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चे को लीगली अबंडेंट कैसे करना है। और कौन सा एक डिपार्टमेंट है, चाइल्ड हेल्पलाइन, CWC, महिला बाल विकास, कि ये लोग किस तरीके से फिर उस बच्चे की देख रेख करते हैं, उसको एक शेल्टर होम देते हैं, उसको लीगली फ्री करते हैं अडॉप्शन के लिए, फिर जो पेरेंट्स वेटिंग क्यू में उनको वो बच्चा मिलता है। सो अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ेगा। और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन एजेंसीज के अगेंस्ट जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती हैं। आदित्य, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगी मैं। आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपकी शादी के बाद भी वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आपकी शादी भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, तो वो क्यों थी, ये हमारे ऑडियंस को आप बताएं। जैसे कि जब अमीश मेरी लाइफ में आया, अडॉप्ट करने के कितने साल बाद आपने शादी की है? अराउंड 8 मंथ्स बाद मेरा शादी हुआ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब मैं और मेरा बेटा अवनीश, हम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सो मैंने सोचा कि देखो, इंडिया में एक ट्रेंड है कि मुहूर्त में शादी होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट्स पे शादी होना चाहिए, बिग फैट वेडिंग होना चाहिए, काफ़ी पैसा खर्चा करना, शो ऑफ करना। सो हमने सोचा कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। हमारे लिए 365 दिन सेम है, क्योंकि 365 दिन एक नई जिंदगी इस दुनिया में आती है, राइट। तो भगवान ने भी जब उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया तो हम क्यों करें। और 365 दिन अगर शायद कोई भी आप ओकेजन है उसको सेलिब्रेट करेंगे तो मतलब हर एक इंसान के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुहूर्त में काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। और वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्ड करने में प्रॉब्लम भी होती है। और जब मुहूर्त नहीं होते हैं तो कई लोग हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो अगर आप 365 डेज ये सेलिब्रेट करेंगे तो हर किसी के लिए एक अच्छी मतलब विन विन कंडीशन होगा, हर कोई खुश रहेगा कि लोगों के पास पैसा भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और प्रॉपर काम भी होगा। क्योंकि शादी मुहूर्त में हो या बिना मुहूर्त में हो, सेपरेशन दोनों केसेस में होता है, प्रॉब्लम दोनों केसेस में आती है, राइट। तो मैंने डिसाइड किया था कि हम कोई मुहूर्त का नहीं देखेंगे, उस एकदम ऑफ डे करेंगे जिस दिन शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि कोई फैमिली मेम्बर्स को, मतलब लड़की की तरफ से एक नॉर्मल वेडिंग था जैसा होता है, बिकॉज उनके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना डिफिकल्ट था कि एक यूनिक वे में शादी करें। बट मेरे साइड से इजी था, तो मैंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया था। मैंने सोचा कि मैं 10,000 लोगों का खाना करता हूँ, वो 10,000 सब स्पेशल नीड थे, डी डम, ब्लाइंड, मेंटली रिटार्डेड, ऑर्फन, ओल्ड एज होम से। और एक दिन का खाना उनका अरेंज किया था इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, काफ़ी शेल्टर होम्स, ऑर्फनेजेस में, और वहीं पे उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। फिर ये प्लेनेट इंसानों के लिए ही नहीं है, इसमें और भी लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। तो हमने 1,000 जानवरों के लिए खाना किया था। अराउंड 650 तो इंदौर जू से थे, बाकी स्ट्रे एनिमल्स हैं गौशाला में। फिर मुझे, मेरे बेटे को टाइगर काफ़ी पसंद है, और मैं उसे जब पहले जू लेके गया था तो उसने वहाँ पे टाइगर देखे थे और उसे काफ़ी अच्छा लगता था टाइगर को देखना। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक टाइगर भी अडॉप्ट करते हैं। टाइगर इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि एक नेशनल एनिमल है और हम चाहते हैं इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव करना। तो एक हमने टाइगर अडॉप्ट किया इंदौर जू में, उसका नाम कोइंसिडेंटली लकी है। सो अवनीश को लकी काफ़ी प्यारा है। और फिर हमने प्लांटेशन किया था, 100 प्लांटेशन। और जो हमारे स्पेशल नीड गेस्ट थे 10,000, उनके लिए हमने बुक्स, मेडिसिन और क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे एज अ रिटर्न गिफ्ट। शादी का जो इनविटेशन था वो संस्कृत में था, क्योंकि जो भी श्लोक मंत्र हैं वो सब संस्कृत में होने वाले थे, और वो मेरे बेटे की तरफ से था कि मेरे पिताजी की शादी हो रही है, आप लोग उसमें आइएगा। किसी जानवर के ऊपर कोई बैठना नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, कोई बैंड बाजा बारात नहीं था। और इंगेजमेंट रिंग का कॉस्ट 200 रुपीज़ होगा। मतलब दुकानदार को भी लेने में शर्म आ गई थी कि सर मैं इसका क्या लूँ, कुछ अच्छा सा बनवा लो। मैंने बोला नहीं, मुझे तो यही चाहिए। और जो मेरा ड्रेस था वो 1,800 रुपीज़ का था।
दैट्स इट। हर कोई का था कि लोग हंसेंगे, ऐसी कोई शादी होती है क्या, क्यों कर रहे हो। मैं बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट डे इट्स अ हिस्ट्री, one of the unique wedding in the world with the unique invitees. Wow. So it's in the Golden Book of World Records. So I am holding 3 world record. One is youngest single parent in world, adopted child at the age of 28 with Down syndrome. उसमें काफ़ी सारे लॉ चेंज हुए। सेकेंड शादी का है। थर्ड, आई एम द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट ब्लड डोनर हु डोनेटेड ब्लड 56 टाइम in 14 years at the age of 32. Wow. Okay. Wow. तो सिर्फ 3 ही हैं। और अवनीश का एट द एज ऑफ 2 में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। जिस बच्चे को मतलब अबंडेंट कर रहा था कि ये बच्चा कोई काम का नहीं है और डाउन सिंड्रोम है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज है, क्या करेगा, पता नहीं कितना दिन जिंदा रहेगा, तो 2 साल की उम्र में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ आज, जो भी मैं आज हूँ, जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे अवनीश ने दिया है। हमने पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 इयर्स में हमने 22 स्टेट्स में करीब 40 सिटीज़ में हम गए हैं। वहाँ पे पेरेंट्स, हमें इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट, और वहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, ऑर्फन्स के बारे में बात करना, एडॉप्शन के ऊपर, स्पेशल नीड्स के ऊपर, उनके राइट्स क्या होते हैं, क्या सपोर्ट अवेलेबल है, वो कैसे अवेल करा जाए। सो कुछ 400 इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप में अभी तक पार्टिसिपेट किया है। Wow. इंडिया के बाहर यूनाइटेड नेशंस में भी, जो कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें वहाँ पे कभी कोई कॉन्फ्रेंस में इनवाइट आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा में भी लास्ट ईयर गए हैं। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ से भी हमें कॉल आए हैं। अभी कोविड के कारण जा नहीं पाए। कि मेरा काम है कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, बताना कि ये बच्चे का क्या डूज एंड डोंट है, क्या कर सकते हैं, उनकी काबिलियत क्या है और कैसे आगे बढ़ा जाए, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। सो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के, वहाँ से भी हमें इनवाइट आया है। होपफुली आफ्टर कोविड हम जाएंगे। सो ये काम आई एम डूइंग बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, और ये मेरे बच्चे के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरी कंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो हम लद्दाख में, लेह लद्दाख में, आपने टीसी भी सुना होगा, तिब्बत चिल्ड्रन विलेज, दलाई लामा का, उनके स्कूल के साथ भी वॉलंटियर काम कर रहे हैं वहाँ पे। स्पेशल नीड जो एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रेन करना है एम्प्लॉयमेंट के लिए। श्रीनगर में ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे, असम में, देन केरला, देन गुजरात। बस 7 सिस्टर्स हैं वो बची हैं। सो वी विल कवर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। और ये आप हमेशा अवनीश को लेके जाते हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं? डिपेंड्स करता है, क्योंकि कनेक्टिविटी, और फिर मैं जाता हूँ अपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना 1 दिन 2 दिन, तो जहाँ पे उसके लिए पॉसिबल है, डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है, और मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, लाइक वेदर का कोई इशू नहीं हो, तो मैं उसे, अवनीश जाता है, अदरवाइज मैं जाता हूँ। अवनीश वैसे काफी एक्टिव चाइल्ड है, उसके फेसबुक पे फोटोज देखे मैंने, वीडियोस भी देखे, काफी एक्टिव है। स्कूल में किस चीज में ज्यादा रुचि है? सो अवनीश को डांस म्यूजिक काफ़ी पसंद है। एनिमल्स के साथ, एनिमल का फूड बैंक है हमारा, तो इससे एनिमल्स को खाना देना ये उसका काम है। मतलब एवरी डे इससे एनिमल्स को फूड देना उसे अच्छा लगता है। और फिजिकल एक्सरसाइज पसंद है। बुक्स के अलावा उसे, किताबों के अलावा, एकेडमिक का जो कोर्स है उसके अलावा उसको सारी चीज़ें पसंद है। खेलना पसंद है, सोशल, काफ़ी सोशल है वो, हमेशा स्माइल करता है। और एक चीज़ मैंने अवनीश से सीखी है कि जो बच्चा पैदा हुआ एक इतने सारे हेल्थ इश्यूज के साथ, एक जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ, ओके, उसके पेरेंट्स ने नेक्स्ट डे उसको अबंडन किया बिकॉज वो एक स्पेशल नीड है। फिर वो एक ऑर्फनेज में गया जहाँ पे उसको बिल्कुल केयर नहीं मिला। ऑलमोस्ट 1.5 साल तक तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी नहीं था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में रहा, फिर लीगल फ्री हुआ, अडॉप्शन पूल में आया। अराउंड 2 साल तक वो एक अनाथ आश्रम में रहा बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के। कई बार वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ, और मैं जब उससे मिलने जाता था तो मुझे डॉक्टर ने बोला पता नहीं ये मरा क्यों नहीं, इसको तो मर जाना चाहिए था अभी तक, कैसे बच गया नहीं पता। उसको निमोनिया हुआ तो 2 बार। सो इतना, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, बट वो कभी कंप्लेन नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैं, मतलब बाय बर्थ जो मुझे इतने इश्यूज हैं, अभी हेल्थ इश्यूज हैं, फिर मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे जस्ट छोड़ दिया क्योंकि मैं अलग हूँ, उसमें मेरा क्या गलती था। सो बट वो कभी कंप्लेन नहीं करता, हमेशा खुश रहता है, हंसता है, खेलता है। ठीक है, माइलस्टोन्स डिले हैं,
स्पीच है जैसे डिले है, बट उस कभी कुछ कंप्लेंट नहीं, सबको हंसेगा हंसाएगा, सबके साथ अच्छे से बात करेगा, काफ़ी सोशल है, तो हम क्यों कंप्लेन करें, राइट। तो ही इज़ द मोटिवेटिंग फैक्टर जिसने मुझे 1.5 साल तक ये फाइट करने को कहा था कि नहीं, यू जस्ट कीप गोइंग, बिकॉज नोबडी वाज सपोर्टिंग मी। और इतना ट्रैवलिंग करना, सब कुछ अकेले मैनेज करना, तो भगवान ने और एक अवनीश था जिसने मुझे सपोर्ट किया, और ये पॉसिबल हुआ कि अवनीश का कस्टडी मिला, मेरा लाइफ पूरा एक चेंज हुआ, एंड जो भी मैं काम कर रहा हूँ इट्स बिकॉज ऑफ हिम। उसे गार्डनिंग भी काफी पसंद है, तो अभी हम लोग टेरेस गार्डन बना रहे हैं अवनीश के लिए। अच्छा। और एक अवनीश के लिए, मतलब मैं जब अवनीश की बात करता हूँ, लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा बेटा है, तुम हमेशा उसकी बात करते हो, क्या एक लाइमलाइट मिल गया है, क्योंकि अवनीश के अब थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। सो जब मैं अवनीश की बात करता हूँ, मतलब मैं एक ऑर्फन कम्युनिटी और एक स्पेशल नीड कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, राइट। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे बेटे अवनीश से मिली है। लोगों ने कहा था मुझे कि एक औरत ही है बच्चे को पाल सकती, तुम नहीं कर पाओगे, पहला जो वर्ड बच्चा बोलता है वो माँ होती है। लेकिन अवनीश आया, अवनीश हमेशा पापा बोलता था, और इनफैक्ट वो घर आने, जब वो ऑर्फनेज में था तो उसके केयर गिवर्स उसको बोलते थे तेरे पापा तो उससे मिलने आ गए, एंड उसने वो वर्ड वहां से कैच किया, और जब से वो मुझे पापा बोलता, मैंने उसे नहीं सिखाया, कई बार वो पापा बोलेगा, कई बार माँ बोलेगा। सो लोग बोलते तो मुझसे माँ का प्यार कैसे देते हो बिफोर मैरिज। सो मैंने कहा मैं उसके लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक बच्चा है, और मेरे लिए वो मेरी पूरी दुनिया है, और मैं चाहता हूँ वो समझे कि मैं उसके लिए कंप्लीट वर्ल्ड हूँ, एक फ्रेंड, एक फैमिली मेम्बर, हर कोई, और जब भी मेरी उसको ज़रूरत पड़े मैं उसके लिए रहूँ वहाँ पर। सो हमने एक सपोर्ट ग्रुप भी स्टार्ट किया अपनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी से, और एज अ पार्ट ऑफ इट हम स्पेशल नीड्स, ऑर्फन, एनिमल्स के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स और जितना उनको पॉसिबल होता है वो सपोर्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया। आदित्य, आपसे और एक सवाल, कुछ सवाल आ रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि दर्शकों से कि आपके जो सवाल हो वो आप अभी यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं एक एक सवाल आपका लूंगी। एक ये है कि आपकी वाइफ को क्या आपको कन्विंस करना पड़ा, वो कैसे समझी ये सारी चीजें, और उनका कैसा रिलेशन है अवनीश के साथ? सी कन्विंस हमें किसी को नहीं करना था, इट्स ऑल अबाउट, ना ही ऐसा था कि उससे उन्हें एक्सेप्ट करना था अवनीश को, नहीं। देखिए अवनीश को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, हमारा कंसर्न था कि अवनीश हमें एक्सेप्ट करे, बिकॉज हम कौन होते हैं एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि एक पेरेंट होता है, उनकी इच्छा होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे और पेरेंट बने, एक कपल की इच्छा होती है कि ठीक है, एक बच्चे की नहीं होती कि उसको पेरेंट बने, बिकॉज पेरेंट ही है, जो कपल है वो प्लान करता है चाइल्ड का, राइट। तो सेम विद अवनीश, मेरी इच्छा थी कि मुझे एक पेरेंट बनना है, और उसके लिए अवनीश ने मुझे चूज किया, एक्सेप्ट किया, तो आई एम थैंकफुल। सो सेम लाइक विथ माय वाइफ, एंड एनीवेज अवनीश इतना लविंग है, चाइल्ड इतना केयरिंग है, इतना सोशल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इट्स लाइक अ नॉर्मल फैमिली, मतलब कोई इश्यूज नहीं है। और हम लोग वी आर वेरी थैंकफुल कि अवनीश ने हमें एक्सेप्ट किया है, एंड लाइफ इज गोइंग, वी ऑल आर हैप्पी। आई टोल्ड यू कि देखो मैंने जो शादी किया था एकदम एक जो मुहूर्त होता ही नहीं है, मतलब एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली उस दिन कोई शादी हो, देव सो जाते हैं, आपको शायद सुना होगा देव सो गए, तो देव सोने वाले दिन ही हमने किया था। अच्छा। सो इट्स लाइक कि एडवेंचर, मतलब काफी ज्यादा, तो लाइक तूफान तहलका एडवेंचर हो जाना चाहिए था अभी तक हमारी जिंदगी में। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल सिंपल, ऑल इजी, इट्स लाइक अ नॉर्मल लाइफ। बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। क्या हम अवनीश से अभी मिल सकते हैं? वो है कहीं पे? अगर आ सके वो स्क्रीन पे तो देख सकते हैं। अवनीश अभी स्लीप सो रहा है, सो उसका रूटीन है टिल 5:30 ही स्लीप्स, 2:30 to 5:30, फिर उसके बाद उठेगा, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा टिल 7:30, 8 से 8:30 उसका डिनर टाइम होता है, एंड देन टिल 11 o'clock तक वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में एंगेज रहता है। ओके ओके। दर्शकों से कहूंगी कि आपके सवाल हो तो हमें भेजते रहिए, ताकि हम लास्ट सेगमेंट में हैं तो अभी हम आपके सवाल भी लेंगे। आदित्य, फिलहाल तो कोविड की वजह से सब कुछ घर में है, स्कूल्स भी नहीं चल रहे, तो इसके साथ अवनीश कैसे कोप अप कर रहा है? बाहर नहीं जाना हो रहा है? ये आई थिंक देखो, लॉस सबको हुआ है कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, जो बट हम इसका अगर नेगेटिव पार्ट को छोड़ दें, हमने इसे एज अ पॉजिटिव लिया कि
एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ और हमने काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए घर में रह के, क्योंकि और थैंक्स टू गॉड और अवनीश की, उसने काफ़ी जल्दी ही समझ लिया था मीन्स अप्रैल फर्स्ट वीक में कि अब लॉकडाउन हो गया है, घर के बाहर नहीं जाना है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 5:30 टू 7:30 का टाइम है कि उसे घर के बाहर जाना ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है, गार्डन में जाना है, झूले पर जाना है। सो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि कन्विंस करना, इन्फॉर्म करना, उससे कंट्रोल करना, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, घर के बाहर नहीं जाना है। बट उसने ये चीज़ काफ़ी जल्दी सीखी और ड्यूरिंग द लॉकडाउन काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा गया लॉकडाउन। हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और इनफैक्ट मैंने देखा कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला तो एक दूसरे के साथ रहने का और ज़्यादा समझने का। लाइक स्कूल बंद हो गया तो मुझे ही उसे पढ़ाना है घर पे, फिर उसको घर के चीज़ों में इन्वॉल्व रखना ताकि वो इंगेज रहे और उसकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर यूज़ हो, तो वो कुछ डिस्ट्रक्टिव ना करे, राइट। और उसको फिर अभी रिसेंटली समझाया है कि देयर विल बी, कोई भी टॉय आपको नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा है। अच्छा। और तो कोई हमने नया टॉय नहीं लिया बिकॉज मोस्टली टॉयज मेड इन चाइना के हैं, इंडियन टॉयज बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो बट वो खुश है उन सब चीज़ों से। तो क्या और फिर उसको क्या सवाल आपसे कि ऐसा क्यों है पापा, या फिर किस तरह से? देखिए, मतलब मोर ऑन वो अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से कम्युनिकेट कर देता है। अगर उसे कुछ चाहिए, अगर उसको होल्ड करो, आंखों में आंख डाल के अच्छे से समझाओ, नहीं अपनी ये नहीं, एक रूटीन बन गया उसका। फिर जितने भी कोविड के टाइम पे हमारे जो कोविड वॉरियर्स के लिए सॉन्ग्स बने थे, उसको वो सुनना काफ़ी पसंद है। आई डोंट नो उसको वो कहाँ से सुनना पसंद हुआ है, और जब भी इंडिया का फ्लैग आएगा वो उसको सल्यूट करता है। उसको जितने भी पीएम के इंटरेक्शंस हुए हैं, टॉक विद पीएम आए हैं, ओके, सो मन की बात आई है, वो उसने काफ़ी मतलब देखी है, सुनी है, और अच्छा लगता है। और वो अब इंडिया का फ्लैग जब भी दिखेगा, कहीं भी उसे दिखता है, तो वो उसको प्रॉपर सल्यूट करता है। सो ये चीज़ें उसने नहीं सीखी हैं, इसको मतलब ये था कि लॉकडाउन कैसे निकल गया अवनीश के कारण हमें पता नहीं चला। कई लोग हैं जिन्होंने हमें बुला रहे, दिन नहीं कट रहा है, कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने कॉल किया। काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बहुत डिफिकल्ट भी था, नो डाउट। पेरेंट्स कॉल करते थे कि ये क्या करें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एक स्पेशल नीड बच्चे के साथ जिसका एक रूटीन सेट हो। एक टिपिकल बच्चा भी, स्पेशल नीड नहीं, टिपिकल बच्चा, या हमारे लिए भी जब हमारा रूटीन सेट हो गया और एकदम से हमें बोला है कि आपको सिर्फ घर में ही रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो काफ़ी मेंटल इलनेस हुआ था, राइट। सो उनको काउंसिल करना, बूस्ट अप करना। एंड काफ़ी लोग हैं जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अवनीश के फोटोज एंड वीडियोज आप अपलोड करा करिए ऑलमोस्ट रेगुलरली। सो उससे एक हमें एनर्जी मिलती है और एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि नहीं, क्योंकि अगर अवनीश कर सकता है या ही इज़ हैप्पी, तो वाई कांट वी। तो काफ़ी हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन चुकी है सोशल मीडिया पे, इंडिया के बाहर। थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं थ्रू सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। सो इट्स गुड, एक वर्चुअल फैमिली है। कुछ सवाल है। आदिति पूछ रही है कि हाउ डिड यू कन्विंस योर बेटर हाफ अबाउट योर डिसीजंस। इसका जवाब आपने दे दिया कि आपको कन्विंस नहीं करना पड़ा। और एक बात ऐसी है कि आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि लोग हमेशा चाहते हैं कि अगर वो अडॉप्शन, एक तो अडॉप्शन के लिए जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अब तक इतना मेंटालिटी ओपन नहीं हो पाया है। अगर जाते हैं तो चाहेंगे कि गुड लुकिंग बच्चा हो, हेल्दी हो, इस तरह का। तो ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट है अगर उनको कोई अडॉप्ट नहीं करता है और वो अडॉप्शन, वो ऑर्फनेज में ही रहते हैं, तो उनका लाइफ आगे कितना डिफिकल्ट और कितना दिक्कतों से भरा हो सकता है। काफ़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब मतलब ऐसा काफ़ी मतलब ओकेजनली मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली होता है ये कि जब काफ़ी ग्रुप ऑफ जो ऑर्फनेज में बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड हैं, जिनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है, या किसी कारण से कुछ बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट नहीं किया, उनके सामने दूसरे बच्चे अडॉप्शन पे जाते हैं, फैमिलीज आती हैं, लेके जाती हैं, तो मेंटली उन बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली काफ़ी मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। सी, और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि लुक से क्या होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है, इनफैक्ट बायोलॉजिकल बच्चा भी होता है तो कि बच्चा गुड लुकिंग होना चाहिए। तो मैं उन्हें क्वेश्चन करता हूँ कि एक बात बोलो, कभी आपके बच्चे ने ये बोला कि आप बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं हो और मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, या आप में क्वालिटी क्या है? बिकॉज हर पेरेंट को, हर कपल को एक
परफेक्ट बच्चा चाहिए। परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट, राइट? सो हम ही क्यों चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे नहीं बोलते तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा ही सब कुछ हो? हमें भगवान नहीं बनना चाहिए अपने बच्चे के लिए। काफ़ी पेरेंट्स, उनका माइंडसेट होता है कि वी आर द गॉड, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हमसे अच्छा इनके लिए और बेहतर कौन सोचेगा, कौन करेगा। तो ये गलत है। देखो, मेरे बच्चे का जिंदगी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैंने अब चीज़ अपने बेटे से सीखी है, क्योंकि उसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने अबंडन कर दिया था ये सोच के कि अब ये मर जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अबंडन कर दिया है। मतलब पेरेंट्स तो गॉड हुए, सब कुछ हुए, लेकिन नहीं, वो जिंदा रहा, उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई, और आज वो इस प्लेटफॉर्म पे आया कि लोग उसकी बातें कर रहे हैं। हम 1 घंटे से सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। तो अगर मैं आज मर जाता हूँ तो ऐसा नहीं कि अवनीश की लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं, हो सकता उसको और अच्छी फैमिली मिले, और अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और अच्छा सपोर्ट मिले, और आगे जाए वो। तो वो डिपेंड नहीं करता। तो ये अगेन एक माइंडसेट है हमारा जो बदलना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि मतलब मैं तो उल्टा सोचता हूँ कि अवनीश ऐसा नहीं बोले कि आपने मेरे लिए क्या किया है, या आपकी मेरी तुझे शक्ल पसंद नहीं है, या आप इतने अनफिट हो। तो अभी लॉकडाउन में हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम विल वर्क ऑन कि अपना फिजिकल वेट रिड्यूस करने पे। सो ही सेड ओके, एंड हम दोनों ने साथ में काम किया। सो आई रिड्यूस 20 kg एंड ही रिड्यूस 2 kg इन 3 months। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। कुछ सवाल लेते हैं। शमा कह रही है अमृता मुलाकात एकदम बढ़िया चल रही है, थैंक यू शमा। सुनीता ने पूछा है अवनीश के दोस्त उसे किस तरह से पेश आते हैं, नॉर्मल या फिर उसकी मर्यादाओं का ख्याल रख पाते हैं? देखिए, बुलिंग बोलते हैं होती है, क्योंकि आप हर बच्चे को नहीं समझा सकते। राइट। लेकिन वो बुलिंग जो है वो अवनीश एक स्पेशल नीड है इसलिए नहीं होती है, वो तो टिपिकल बच्चों के साथ भी होती है, आपके साथ, मेरे साथ भी बचपन में हुई होगी, दोस्त करते ही हैं। सो वो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप स्प्रेड कर सकते हो अवेयरनेस, आप बता सकते हो क्या लिमिटेशंस हैं आपके बच्चे के, ठीक है? वो अलग क्यों है, ठीक है? उसका स्पीच क्यों नहीं आया है, वो क्यों नहीं क्लियर बोल सकता है, क्यों नहीं ठीक से बता सकता है, या वो उसकी एज के बच्चों के साथ उसका आईक्यू मैच क्यों नहीं करता। ये सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन, एक अवेयरनेस लोगों को दे सकते हो, पेरेंट्स को। लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि वो किस तरीके से आपके बच्चे के साथ बिहेव करें। तो बुलिंग होती है, बट ये है कि आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आप हर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। लेकिन हम काफ़ी अच्छी सोसाइटी में रहे हैं जहाँ पे अराउंड 140 फैमिलीज थी, एंड रिसेंटली वी शिफ्ट टू माय होम टाउन। सो अराउंड 140 फैमिलीज थी, और सब ने अच्छे से एक्सेप्ट किया अवनीश को, बिकॉज उन्हें पता, आपको थ्रू सोशल मीडिया पता चल ही गया था। हम लोग वहाँ पे गए उसके बाद, अवनीश को जब तो उन्होंने अब आप देखा। पुणे में नहीं रहते? नहीं, मैं पुणे से, मतलब नहीं रहते नहीं मैं तो अभी टेम्परेली शिफ्ट हुआ हूँ कोविड के कारण ओके। टू द होम टाउन, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और हम 2017 में होम टाउन नहीं आ पाए थे। ओके। सो टेम्परेली अगेन आई विल गो बैक टू पुणे। सो पुणे में जो मेरी सोसाइटी है उसमें अगेन 140 फैमिलीज है, उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया, तो हमें कभी ये बुलिंग का प्रॉब्लम इतना नहीं फेस करना पड़ा। या फिर जैसे बच्चे हैं एक दूसरे की टॉयज लेते हैं, वो सब इश्यूज भी हमने नहीं किए, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। इन केस अवनीश को कोई और बच्चा खेल रहा है और वो टॉय चाहिए, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को कन्विंस करते थे कि अवनीश को दे दो, वो आपको वापस रिटर्न कर देगा, और वाइस वर्सा। सो ये चीज़ आपको भी समझनी होगी। कई, देखो, स्पेशल नीड बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है? सोसाइटी में, फैमिली में एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होता है। काफ़ी पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो गलत कैटेगरी में मिलता है, उसके लिए भी आपको काफ़ी जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। क्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन मिलती है तो 1000, 1200, 1500, वो भी एक कांस्टेंट नहीं है इंडिया में, किसी स्टेट में ज़्यादा, किसी स्टेट में कम मिलती है। सो एम्प्लॉयमेंट है नहीं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है, और कोविड और लॉकडाउन के कारण जो होम स्कूलिंग हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप 1-to-1 लेते हो तभी आपको काफ़ी कंसंट्रेशन और काफ़ी एफर्ट्स लगाने राइट। पड़ते हैं बच्चे के साथ, स्पेशल नीड के साथ। तो ऑनलाइन में तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो।
सो ये इश्यूज बच्चों को ये होते हैं, और ये इसलिए है लेक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा, पेरेंट्स फाइट नहीं करते हैं। जिसे डाउन सिंड्रोम करके डिसेबिलिटी में कैटेगरी ही नहीं था। ओके 2016 में जब अवनीश का कस्टडी मुझे मिला, फिर मुझे पता चला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें बनवाना है। फिर मुझे कहा गया, मैंने कहा कि डाउन सिंड्रोम लिखो, बोले ये कैटेगरी ही लिस्टेड नहीं है। ओके और उससे पहले वो बच्चों को एमआर करके एमआर कैटेगरी में डालते हैं। तो मेरा बच्चे, उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम अवनीश है और उसकी कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। सो मैं एमआर मेंटली रिटार्डेड क्यों एक्सेप्ट करूं? सो आई रेज दिस वॉइस, और ये कंसर्न मैंने ह्यूमन राइट कमीशन, पीएमओ ऑफिस, प्रेसिडेंट का कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आपने गलत सर्टिफिकेट बनाया। मुझे तो डाउन सिंड्रोम चाहिए, बिकॉज ये डाउन सिंड्रोम, उनका कैटेगरी नहीं, मैं मुझे नहीं पता क्यों होनी चाहिए। काफी ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, सालों से कंसर्न्स रेज कर रहे थे, और हमने भी ये काफी बार रेज किया, काफी मतलब गवर्नमेंट को पुश किया कंसर्न्स, और प्रूव किया कि क्यों डाउन सिंड्रोम एक अलग कैटेगरी होना चाहिए। फिर 2016 में एक एक्ट आया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसके अंदर एक कैटेगरी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके अंदर डाउन सिंड्रोम उन्होंने अभी लास्ट ईयर सब कैटेगरी बनाई है डाउन सिंड्रोम। सो हर साल इंडिया में अराउंड 30,000 बच्चे पैदा होते हैं विद डाउन सिंड्रोम, और ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में 30,000 नहीं होते होंगे जितने बच्चे सिर्फ इंडिया में हर साल डाउन सिंड्रोम के होते। तो इसलिए एक अलग से सेपरेट कैटेगरी जरूरी है, क्योंकि वो उस बच्चे का राइट है, वो एक एडल्ट का राइट है कि उसे करेक्ट कैटेगरी से डिनोट किया जाए, और इसी से तो अवेयरनेस आएगा। तो लेक ऑफ अवेयरनेस से काफी इश्यूज होते हैं, लाइक पेंशन नहीं मिलता। अभी पेंशन है, 6 साल का बच्चा होगा उसके बाद पेंशन मिलेगी, क्यों? जो चीज बाय बर्थ है तो आपको बाय बर्थ पेंशन मिलना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी 6 साल के बाद मिलता था। हमने क्वेश्चन रेज किया कि जब जो चीज बाय बर्थ है चेंज नहीं हो सकती, तो हम 6 साल वेट क्यों करें? तो पेरेंट्स को क्वेश्चन करने होंगे। स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है, मना कर देते हैं, आपका बच्चा स्पेशल नीड है, हम एडमिशन नहीं देंगे। पेरेंट्स क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर आपका टिपिकल बच्चे को वो बोलेंगे कि उसको एडमिशन नहीं, हम नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे? बोले हम फाइट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मैं सेम आपको स्पेशल नीड के लिए करना है, बिकॉज राइट ऑफ एजुकेशन सबके लिए है। स्पेशल नीड और टिपिकल चाइल्ड दोनों के लिए राइट ऑफ एजुकेशन है। सो आप ही अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित कर रहे हो अगर आप उसके राइट के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो स्कूल की प्रॉब्लम है कि वहां पे स्पेशल एजुकेटर क्यों नहीं है, वहां पे केयर गिवर ट्रेन क्यों नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम फीस ही पे करना है जो एक टिपिकल चाइल्ड के लिए पे की जाती है। सो क्वेश्चंस हमें करने होंगे। ज्यादा फैमिलीज में लोग बताते नहीं है कि हमारे यहाँ स्पेशल नीड बच्चा, क्यों नहीं बताते हो? बताओ, तभी तो अवेयरनेस आएगा। आज मेरा बच्चा स्पेशल नीड है, मैं सब जगह हर किसी को बोलता हूँ हाँ स्पेशल नीड है तो है, वो मेरा बच्चा है, उसकी आइडेंटिटी अवनीश है, उसका नाम है, लेकिन उसकी साथ स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल नीड्स है। आदित्य, आपका काम बहुत बड़ा है और बहुत डिफिकल्ट भी है जो पाथ आपने चुना है, क्योंकि जहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, आता है वहाँ कहीं ना कहीं काम बहुत और बढ़ जाता है। ऐसे में आपने जो आपकी लाइफ के लिए ऑप्शंस चुने हैं वो इंस्पिरेशनल है, और आप उसी टॉपिक पे, उसी मुद्दे पे काम करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा एक मैगजीन है, पुरुष उवाच नाम है उसका। एक्चुअली वो आता है मराठी में, लेकिन हम चाहेंगे कि उसके लिए भी कभी आपका इंटरव्यू हम ले और एक स्पेशल फीचर आपके ऊपर बनाया जाए इसमें। तो हम चाहेंगे कि वापस से हम उसके लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, बेस्ट मॉमी इन द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला है। एज अ फादर, एज अ पेरेंट, आप अवनीश का फ्यूचर कैसे देखते हो? क्या चाहते हो अवनीश अपनी लाइफ में क्या अचीव करे, कैसा हो? देखिए, मैं कौन होता हूँ उसके बारे में सोचने के लिए कि वो क्या अचीव करे। वो एक अलग जिंदगी है, अलग आइडेंटिटी है, वो खुद सिलेक्ट करेगा कि उसे क्या करना है लाइफ में। मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं उसे सपोर्ट कर सकूं। जैसा कि मैंने कहा आपको कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम किसी की जिंदगी बना सके। ये सब उसकी डेस्टिनी है। सिर्फ मैं उसे बता सकता हूँ सही क्या है, गलत क्या है, बाकी और फ्यूचर के बारे में किसे पता। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि हम लोग प्रेजेंट में रहें, क्योंकि क्या फ्यूचर है किसी को नहीं पता। मैंने क्या सोचा था और आज मैं क्या काम कर रहा हूँ, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। ठीक है, किसी को नहीं पता था दुनिया में कि कोविड आएगा, हर किसी को घर में बिठा देगा, लॉकडाउन आएगा। सो लाइफ इज अनसर्टन।
फ्यूचर के बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। कई लोग हैं, जैसे अगेन मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, हर पेरेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन होता है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर अस, हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। और मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि आपका जो बच्चा है, हमारा बच्चा जो है, वो अपनी डेस्टिनी लेके आया है। हम हम कोई नहीं होते हैं उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाले या बनाने वाले। वो उसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, और ये सबके साथ होता है। सो अगेन, प्रेजेंट में रहो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। जो टैग की बात आप कर रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट मदर, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो हमें बैंगलोर के अंदर ये एक दिया गया था टैग। सो आई फील कि हर एक पेरेंट, अगर उनका बच्चा उनसे खुश है और मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वाओ। राइट। ठीक है, वो एक प्रोग्राम है जो मुझे टैग दिया गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पेरेंट्स हैं जो उनके साथ वो जनरेशन गैप होता है, अनफॉर्चुनेटली उसके कारण जो यूथ है और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सफ़र करती है। बट दूसरी तरफ कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, और वो लोग काफ़ी आगे निकलते हैं, बिकॉज माइंडसेट चेंज होना सबसे डिफ़िकल्ट है। और माइंडसेट के कारण काफ़ी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे सफ़र करते हैं, यूथ जो है आज का। चलिए आदित्य, अब हम यहीं पे रुकते हैं। 1 घंटा हो गया और आप हमसे जुड़े, और आपकी लाइफ सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। आप ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए, और हम चाहेंगे कि ये जो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने के लिए जो एक आप काम कर रहे हैं, उसमें हम सब जो काम कर रहे हैं इसमें हम सफल हो पाए, और इस तरह से कोई भी बच्चा ऑर्फन ना रहे, हर किसी को एक अच्छा परिवार मिले, यही उम्मीद करते हैं। और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अवनीश से मिलना चाहते थे आज, तो मैं उन सबसे कहूंगी कि आप अवनीश का फेसबुक पेज है उसको फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे अवनीश के फोटोज और वीडियोज आदित्य इस पर डालते रहते हैं, वहां पे आप अवनीश से मिल सकते हैं। और आदित्य, अवनीश के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, वो थैंक यू। काफी हेल्दी रहे, अच्छे रहे, और अच्छे से प्रोग्रेस करते रहे। आप हमसे जुड़े इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।